अगली क्या आपकी हेडिंग है? दूसरा नंबर है, यदि Q ऋणात्मक है तो, यदि Q ऋणात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होगी, अर्थात चालक पृष्ठ के लंबवत अंदर की होगी। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है यदि आपका Q धनात्मक होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की ओर होगी, लेकिन वो क्या होंगी? लंबवत होंगी। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि आपका आवेश ऋणात्मक हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर, क्योंकि आवेश की तरफ होगी, अंदर की ओर होगी। ठीक है, आवेश क्यू की तरफ अंदर की ओर होगी, इसीलिए अर्थात देखिए ये आपका फिगर है ना, देखिए ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है। आप देखिए जो जितनी लाइन है सब क्यू की तरफ आकर्षित हो रही हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि क्यू ऋणात्मक यानी कि आवेश ऋणात्मक हो तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होंगी, अर्थात चालक पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होंगी। आप लोग ध्यान दीजिए फिगर में देखिए जितनी रेखाएं हैं सब क्यू की तरफ यानी कि आवेश की तरफ अंदर की ओर है। और आपको हमने पिछली वीडियो में बताया कि ये धनात्मक होगा तो क्या होगा? आवेश से बाहर की ओर होगा, लेकिन क्या होगा? लंबवत। ठीक है, ये आपका फिगर है, फिगर ध्यान से देखिए, जितनी भी रेखाएं हैं सब क्यू की तरफ आकर्षित हो रही हैं अंदर की ओर, लेकिन ये क्या है? ये ऋणात्मक है। पिछले वाले में क्या था? वो धनात्मक था, इसलिए जो जितनी ये क्या है? ये धनात्मक था, जितनी भी लाइनें थी सब बाहर की ओर जा रही थी, लेकिन एक दूसरे के सब क्या थी? लंबवत थी। उसमें ये धनात्मक था, इसमें क्या है? ये ऋणात्मक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्या है? नोट यदि बैटरी या विद्युत सेल से विद्युत क्षेत्र की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। कह रहा है कि यदि बैटरी या विद्युत सेल से विद्युत क्षेत्र की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ होती है। ठीक है, कह रहा है कि बैटरी या विद्युत सेल से विद्युत क्षेत्र की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ होती है। जैसे ये धनात्मक है ना, ये ऋणात्मक है। कह रहा है कि यदि एक कोई बैटरी है, मान लीजिए ये बैटरी है, एक यहाँ पे ये है धनात्मक, एक है ऋणात्मक। कह रहा है कि ये जो बैटरी है ये क्या है? आपका बैटरी है। कह रहा है कि जो इसका टर्मिनल होता है धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल, ये कह रहा है कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ होती है, यानी कि इसका जो होता है मुख्य ये धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ होती है। और यदि धन और ऋण से निकालकर कोई तार को यदि बल्ब से कांटेक्ट किया जाता है तो वह बल्ब जलने लगता है, उसमें आवेश प्रवाहित होने लगता है, इसलिए वह बल्ब जलने लगता है। आपको अगली हेडिंग हम पढ़ाएंगे। देखिए अगली हेडिंग आपकी वैद्युत द्विध्रुव। कहते किसे हैं? यदि परिणाम में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो तो आवेश के इस युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि परिणाम में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, विपरीत प्रकृति मतलब एक हो धन दूसरा हो ऋण। ठीक है, कह रहा है कि यदि परिणाम में समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश का कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो तो आवेश के इस युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आवेश के इस युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण इसके क्या है? HCl, HBr, H2O। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहे यदि परिणाम के समान यानी कि उनके परिणाम जो हो समान हो और विपरीत प्रकृति के यानी कि एक आवेश धन हो तो दूसरा क्या हो? ऋण होना चाहिए। विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो, लघु मतलब थोड़ी ही दूरी पर स्थित हो तो आवेश युग्म को, लेकिन उस युग्म को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिगर देख लीजिए, ये दो आवेश है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और कितनी दूरी पर स्थित है? डी पे। यहाँ पे दो आवेश कह रहा है कि यदि परिणाम में समान, परिणाम समान है, इसका क्यू है, ये भी क्यू है, आवेश क्यू है, और
विपरीत प्रकृति के एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक है, दो आवेश कण अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर? छोटी दूरी पर, लघु दूरी पर स्थित है, तो आवेश के इस युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कह रहा है कि यदि कोई आवेश है लेकिन उसकी परिणाम जो है समान है और उसकी प्रकृति जो है विपरीत है, कह रहा है कि यदि वह लघु दूरी पर स्थित हो तो उस स्थित जो जहां पे वो स्थित होंगे उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये फिगर आपका है, एक क्यू आवेश दूसरा माइनस क्यू आवेश, तो ये कितनी दूरी पर स्थित है? डी दूरी पर, और कह रहा है वेक्टर P बराबर 2D। अभी आगे हम इसको सिद्ध करवाएंगे कैसे होगा, अगली हेडिंग में आपको इसको सिद्ध करवाएंगे ये कैसे होगा, ठीक है। अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसे कहते हैं? माना सामान परिणाम के Q तथा विपरीत प्रकृति के आवेशित दो कण 2D पर स्थित हैं। जैसे दो कण 2D पर स्थित है, ठीक है। तो किसी एक कण के आवेश का परिणाम Q तथा सदिश दूरी पर 2D का गुणनफल है। कह रहा है किसी एक कण के आवेश का परिणाम Q तथा सदिश दूरी पर 2D पर स्थित है। दूरी का गुणनफल निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि समान परिणाम के Q तथा विपरीत प्रकृति के आवेशित दो कण 2D पर स्थित हैं। कह रहा है समान परिणाम के विपरीत तथा आवेशित दो कण 2D पर स्थित हैं, ठीक है। फिर कह रहा है तो किसी एक कण के आवेशित कण का परिणाम Q तथा सदिश दूरी 2D का गुणनफल है। कह रहा है कि किसी एक का परिणाम सदिश तथा 2D का गुणनफल है। इसके बाद कह रहा है कि उसी को जो 2D का गुणनफल है उसी को क्या कह रहा है? वो किसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बार फिर से देख लीजिए, माना समान परिणाम के Q तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश 2D दूरी पर स्थित हैं। फिर क्या कह रहा है? तो किसी एक कण के आवेश, कह रहा है किसी एक कण के आवेश का परिणाम Q तथा सदिश दूरी 2D का गुणनफल निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2PD। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है P, सॉरी P हो गया है, यहाँ पे Q होगा। कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QD होता है, यानी कि आवेश तथा दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। D मतलब क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है आपकी। कह रहा है अगर आप अपनी परिभाषा बना सकते हैं, आवेश तथा समान प्रकृति के आवेश तथा 2D पर स्थित जो दूरी होती है उसके ही गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर क्या होता है? 2QD। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यह कौन सी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? कह रहा है जिसमें यह कौन सी राशि है? एक यह सदिश राशि है। सदिश राशि को आवश्यकता किसकी होती है? सदिश राशि को आवश्यकता होती है परिणाम तथा दिशा की। इसमें परिणाम भी है और क्या है? दिशा भी है, इसलिए यह कौन सी राशि होगी? यह एक सदिश राशि होगी। अगला क्या है? सदिश राशि, इसकी दिशा -Q आवेश से +Q आवेश की ओर होती है। ये पूछ देता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है, तो आप लोग बताएंगे -Q आवेश से +Q आवेश की ओर होती है। और वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक एमजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर या डेबई, ठीक है। कूलाम मीटर या डेबई
और एक डेबई बराबर 3.3 गुणे 10 की पावर -3 कूलाम मीटर होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए पूरा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते किसे हैं? माना सामान्य परिणाम के Q तथा विपरीत प्रकृति के आवेश दो कण 2D पर स्थित हैं, तो किसी एक कण के आवेश का परिणाम, तो किसी एक कण के आवेश का परिणाम Q तथा सदिश दूरी 2D के गुणनफल का 2D के गुणनफल का निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि P बराबर होता है 2QD, यानी कि दो आवेश हैं इसीलिए वहां पे 2 का गुणा हुआ है। कह रहा है कि दो आवेशों के गुणनफल तथा दो आवेश के गुणन तथा दो आवेश तथा दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आप अपने मन से भी परिभाषा बना सकते हैं कि दो आवेश तथा दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसमें दिशा तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता हुई है और इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में कूलाम मीटर या डेबई होता है। एक डेबई बराबर होता है 3.3 गुणे 10 की पावर -3 कूलाम मीटर होता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे अगली हेडिंग। ठीक है, अगली हेडिंग आपके वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या है? द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों पर ज्ञात की जा सकती है, यानी कि इसकी जो क्षेत्र की तीव्रता है दो स्थितियों पर हम ज्ञात कर सकते हैं। पहली स्थिति क्या है? अक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अक्ष रेखा पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक स्थिति इससे ज्ञात की जा सकती है। दूसरी क्या है? निरक्ष रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता हम दो स्थितियों पर ज्ञात कर सकते हैं, एक अक्ष रेखा पर, एक निरक्ष रेखा पर। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किन स्थितियों पर ज्ञात की जा सकती है, तो आप बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों पर ज्ञात की जा सकती है, एक अक्ष रेखा पर, दूसरी निरक्ष रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलें। और आप अपने दोस्तों को जितना शेयर करेंगे उतना उनको पता ही चलेगा कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। जी हाँ, धन्यवाद। अगले हेडिंग में आपको हम समझाएंगे अक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निगमन है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।